राम राम दोस्तों। चलिए, आज लंबी खासी क्लास होने वाली है। सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने तो। सुबह से कुछ खाया नहीं, दिखवा दो चाय। लंच कितने बजे? लंच मेरा कितने बजे? 2 ढाई बजे। हाँ, दो से ढाई है। कुछ खाओगे? क्या मंगाओ? थाली मंगा लेना। रोटी सब्जी। रोटी सब्जी। ठीक है। सब्जी वही नॉर्मल। क्लास 4 बजे तक लेंगे साधन। 2 बजे दाल मंगा लेता हूँ। हाँ, और ना ये क्लास 5 बजे तक नहीं लूंगा, 4 तक ही लूंगा। क्या दोस्तों, हम लोग शुरू करें क्या? कल की क्लास में हमने पढ़ा होगा ट्री, ग्राफ। ग्राफ के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होता है बीएफएस और डीएफएस। बताइए, क्यू का यूज किसमें होता है? बीएफएस। और डीएफएस में क्या होता है? भाई डेप्थ किसमें होती है? तो डेप्थ इसमें तो होगी नहीं दोस्त, है ना। डेप्थ हमेशा इसमें होगी, इसमें डेप्थ होती। तो डी वाले में स्टैक, और आपका जो बी वाला है वो आपका क्यू। ये याद रखेगा, करेक्ट है ना। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो कल जाते जाते मैंने आपको 2 टॉपिक लिखवाए थे, है ना। काफी लोगों ने लिखे नहीं होंगे, मन नहीं था। तो लिखिएगा डेंस ग्राफ। क्या लिखेगा? अरे कौन था फा वाला? साथ साथ बोलिए, ऐसा ग्राफ जिसमें मैक्सिमम एजेस हो। बोलो, ऐसा ग्राफ जहां पर एजेस की संख्या ज्यादा होगी। किससे? वर्टेक्स से। किससे ज्यादा होगी? एग्जाम्पल देखिएगा, मेरे पास में यहां पर कितने नोड है? 4। कितने नोड है? 4 वर्टेक्स है। एज काउंट करते रहना, ठीक है ना भाई। बोलो, 1 2 3 4 5 और 6। कितनी आ गई है? 6। इसको हम लोग कंप्लीट ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट ग्राफ भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। क्या कहते हैं? बोलो, ऐसा ग्राफ जिसमें हर नोड अन्य नोड से जुड़ा रहेगा। तो आप इसको डेंस भी कहते हो और क्या कहते हो? कंप्लीट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी देख लेना दोस्तों, और यहीं से क्वेश्चन आ सकता है, चांस कम है। पहली इसकी प्रॉपर्टी है, साथ साथ बोलिएगा, हर वर्टेक्स अन्य वर्टेक्स से एक एज द्वारा जुड़ा होगा। जुड़ा होगा। दूसरा, बोलो, डेंस ग्राफ में, अरे क्या चाहते हैं यार, ये पीछे बढ़ जाते हैं ये लोग तो। पता नहीं कौन है। बोलो, डेंस ग्राफ में एजेस की संख्या एजेस की संख्या एजेस की संख्या v माइनस v1/2 होगी। क्या होगी? v का मतलब क्या है? वर्टेक्स। v का मतलब होगा वर्टेक्स। अगर मैं आपको वर्टेक्स की संख्या दे दूं तो आप मुझे एजेस की संख्या बता दोगे क्या? तो बताइए, 4 वर्टेक्स है। कितने वर्टेक्स है? तो एजेस कितनी होगी? तो आप कहते हो सर v माइनस v1। तो बताइए कितनी आएगी? 4 में से 1 गया, 4 तिया 12/2। चेक कर लो, बोली 6 ब्रांच है। तो क्या ये आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा? चलिए, ये होता है डेंस। क्या होता है ये?
बोलो डेंस ग्राफ के उल्टा, डेंस ग्राफ से उल्टा स्पार्स ग्राफ होता है। तो बताइए डेंस ग्राफ की परिभाषा क्या लिखी थी हमने? बोलो ऐसा ग्राफ जिसमें मिनिमम एजेस हो। जस्ट उसका उल्टा कर दो, बोलो ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें मिनिमम एजेस हो वो क्या कहलाता है? स्पार्स। बोलो यहां पर एजेस की संख्या हमेशा कम या बराबर हो सकती है किसके? वर्टेक्स से। तो एजेस कम होगी और वर्टेक्स बराबर या ज्यादा होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। ए बी सी डी, चलो एजेस बनाते हैं। बोलो एक, इतनी केवल उतनी एजेस बनानी है ताकि सब कनेक्ट हो जाए। सारे क्या हो जाए? कनेक्ट। क्या ये दो कनेक्ट हो गए? या ये दो कनेक्ट हो गए और ये कनेक्ट हो गए? बस काफी है, इतना सा काफी है। मुझे सारे कनेक्टेड चाहिए थे, कनेक्टेड हो गए। अगर एक को भी हटा दोगे तो आपको सब ये कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये बन जाएगा फॉरेस्ट। क्या बन जाएगा? तो ग्राफ बनाने के लिए जरूरी है कि हर नोड पर पहुंचने का रास्ता हो। कोई नहीं, अभी लिख लो वापस। एन लिखवाया होगा मैंने, एन लिखवा दिया होगा। एन हो चाहे वी हो, किसमें लिखवाया? किसमें? हाँ अभी वो आएगा, वो आएगा। तो रुक तो जाओ। तो मुझे बताओ क्या ये सही है? पक्का? तो हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, एजेस कितनी है? अब इसको देखिएगा, ई हमेशा वी से क्या होगा? कम। अब बताओ यहां पर वी कितना है? 4। ई कितना आया? तो क्या ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 4 - 1 बराबर ई लिख सकता हूं? क्या मैं 3 ही तो आएंगे। तो साथ साथ बोल लो, इस इक्वेशन में अगर, क्या ये वाला इस इक्वेशन में आएगा कि नहीं आएगा? मुझे थोड़ा सोच समझ के बताइएगा। क्या ये वाला इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला इसमें आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला इसमें आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो ये दो आ सकते हैं पर ये नहीं। बोलो इसमें तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन जब ये सिचुएशन आती है, क्या आती है? तो 100% कंफर्म है कि स्पार्स ग्राफ हमेशा ट्री होगा। स्पार्स ग्राफ हमेशा क्या होगा? ट्री होगा। तो स्पार्स ग्राफ ये कहता है कि ई कम होना चाहिए। अगर ई वर्टेक्स से एग्जैक्टली एक कम है, कितना कम है? एग्जैक्टली एक कम है, तो वो हमेशा ट्री बनेगा। देख लो आपके सामने, वर्टेक्स 4 है, एजेस 3 है, तो ये किसका शेप ले रहा है? ट्री का। तो यही क्वेश्चन आपको समझना है यहां पर। ये इक्वेशन सब कुछ समझा देती है, ये सबको कवर करती है। तो साथ साथ बोलिए, इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा। बोलो प्रॉपर्टीज में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यह है कि ट्री हमेशा स्पार्स ग्राफ होता है, क्योंकि क्योंकि ट्री की कंडीशन क्या है? बोलो ट्री की कंडीशन ई बराबर वी -1 होती है। क्या होती है? क्या ये कंडीशन इसमें आ रही है कि नहीं आ रही? हमने कहा छोटा होगा, तो छोटा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना। तो ये कंडीशन आती है, इसलिए हमेशा ट्री को क्या माना जाता है? और यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है थ्योरी में। वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य पहचानो। वो कहेगा ट्री हमेशा स्पार्स ग्राफ होगा, आप कहना यस। ट्री हमेशा डेंस ग्राफ होगा, बोलना नहीं। ट्री हमेशा क्या होता है? स्पार्स ग्राफ। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो ये जो सिचुएशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये स्पार्स ग्राफ की है या ट्री की है? ये वाली ट्री की है। बोलो ट्री की कंडीशन स्पार्स ग्राफ की कंडीशन में ही आती है। देख लो इसका मतलब क्या, ही छोटा होना चाहिए 20। अगर एग्जैक्टली 1 छोटा है तो ट्री है,
और 2 छोटा है तो वो ट्री नहीं है, फिर तो वो फॉरेस्ट हो जाएगा। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो बताइए आज हमने कितने ग्राफ पढ़ लिए हैं? यहां से क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला से, और यहां से क्वेश्चन आएगा थ्योरी से। क्या है, 2 क्वेश्चन रेडी हो गए? छोटे छोटे टॉपिक है, 2 क्वेश्चन रेडी करवाने थे, हो गए, लिख लो। अब इसको प्रॉपर लिखो। कल जो लिखा था आधे लोग तो ऐसे भागे थे, तो दोबारा लिख लो। जो भी लिखा है वो प्रॉपर नहीं था, क्योंकि आप पढ़ाने दे नहीं रहे थे। थक जाते हैं, भागने की जल्दी रहती, टाइम नहीं था। बहुत बढ़िया। क्या हो गया? सुबह? हाँ, तो मैं ये कहता हूँ ना, थक जाते हो। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। जैसे मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ कि शाम को 5 बजे तक पढ़ना है, मैं तो पहले छोड़ दूंगा। मुझे क्या पता कहाँ लिखा आपने? अच्छा, पीडीएफ में कौन सी पीडीएफ देख ली? सब आ जाएंगे इसमें, डोंट वरी। सब आपस में एक दूसरे से डिपेंड है। हाँ जी। किस में? हाँ, तो आपको वो दोनों ही कह सकते हो, डेंस भी है स्पार्स भी है। आप दोनों ही कह सकते हो। ठीक है। जैसे कि 2 नोड है, 2 ही वर्टेक्स है, उसके बीच में एक एज है। ठीक है ना? तो आप कहोगे साहब ये स्पार्स हो गया। ठीक है ना? और ये आपका डेंस भी है। तो किसी किसी सिचुएशन में दोनों मैच हो जाएंगे। जैसे एक ही ले लो आप। ठीक है, तो एक ही वर्टेक्स है, और हो सकता है कि वापस एज यही आ रही हो, तो मिनिमम है। तो हमेशा ये ट्रू नहीं होता, कुछ एक कंडीशन में ये होता है। बाकी हर बार एजेस ज्यादा होगी, जो मैंने ऊपर थ्योरी में लिखा है। तो यहां से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्त, और दोनों क्वेश्चन में से मैं आपको बता देता हूं। यहां से आपको वो नंबर ऑफ वर्टेक्स देगा, और पूछेगा मैक्सिमम एजेस कितनी हो सकती है ग्राफ में, या उस ग्राफ को क्या कहेंगे जिसका फॉर्मूला ये है। हो सकता है कल मैंने वी की जगह एन लिख दिया हो, चलेगा, और कोई फर्क नहीं है। चाहे वी लिखो चाहे एन लिखो, पर नोट कर लेना कि वी का मतलब क्या है, या एन लिखो तो एन का मतलब क्या है। क्या सबने नोट कर लिया? हटा लू? तो साथ साथ बोलिएगा, डेंस ग्राफ का उल्टा ग्राफ कौन सा है? स्पार्स। ट्री हमेशा डेंस होगा या स्पार्स होगा? क्योंकि ट्री के अंदर हमेशा शर्त होती है कि उसमें एजेस क्या होगी, कम, वर्टेक्स से। बस वो थ्योरी का क्वेश्चन और ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन याद कर लेना। अपने 2 क्वेश्चन ही बने आज तक यहाँ से। अब तो हटा लू? अभी भी नहीं लिखा? लिख लिया? नहीं लिखा तो पड़ोसी की मदद लें। इसका मुझे आइडिया नहीं है दोस्त, कल की क्लास लाइव क्यों नहीं हुई? तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा दोस्त? वर्टेक्स की संख्या हमेशा क्या होगी, v इंटू वी -1/2। आपको v दे रखा होगा, एजेस निकालनी है।
हटा लू। अब आता है स्पार्स। एक ऐसे ग्राफ की कल्पना करो जहां सभी नोड आपस में कनेक्टेड हो लेकिन मिनिमम एजेस के साथ, एजेस कम से कम होगी। बड़ा अच्छा लगता है ये जान करके, आप लोग रात को बहुत पढ़ाई करते हैं, एक एक 1:30 बजे तक। पता नहीं, ऐसा लग रहा था मुझे। कोई है जो पूरी रात स्टडी करते हैं? कौन है वो? हाथ उठाएगा जो रात भर स्टडी करते हैं, ताकि मैं उन पर नजर रखूं कि वो कहीं क्लास में सो तो नहीं रहे। ठीक है, पढ़ते हो? हटा लू 2 बजे तक? वैसे आपने बचपन से क्या सुना है, सुबह पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है या रात में? सुबह पढ़ने वाले कभी सक्सेस नहीं होते। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ फैक्ट। जो लेजेंड होते हैं वो रात को पढ़ते हैं। ठीक है ना? लिखो, आगे लिखो। ये मैं किसी किताबी अच्छा, तो फिर बातें करने से पहले लिख क्यों नहीं लेते आप जो भी बातें करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार लिख ले, फ्री हो जाओ, फिर फालतू की गप्पे मारने के लिए बैठे हैं। मैं आ क्यों रहा हूं यहाँ पर, आ तो इसीलिए रहा हूं। चलो आप लिख लो। याद रखिएगा, जनरली आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि ट्री क्या होता है। अरे यार, ये दुख बहुत देता है। हटा लूं? चलिए, अब एक कदम आगे, जो शायद मैंने पिछले बैच को नहीं पढ़ाया था। हाल ही में कुछ साइंटिस्ट एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था, वो भी करवा देता हूं। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना भैया, टॉपिक का नाम ध्यान से सुनना। बहुत ही मिलता जुलता टॉपिक है, दिक्कत आएगी। ठीक है ना? तो देखो, दो अलग अलग टॉपिक है। बोलो, आइलर, आइलर ग्राफ, ये अलग कंसेप्ट है। बोलो, आइलर पाथ, ये अलग कंसेप्ट है। तो आइलर पाथ आ जाए तो अलग लॉजिक होता है, और आइलर ग्राफ आ जाए तो अलग लॉजिक होता है। दोनों में आइलर जरूर है, लेकिन दोनों की कंडीशन में फर्क है, दोनों की प्रॉपर्टीज में फर्क है। तो याद रखिएगा, ये दोनों सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसके सारे नाम लिखवा देता हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी नाम आए तो आपको पकड़ रहे। बोलो, आइलर ग्राफ को आइलर सर्किट भी कहते हैं, आइलर ट्रेल भी कहते हैं, आइलर साइकिल भी कहते हैं। कितने नाम हो गए इसके? 3। ठीक है ना? अब इसकी प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा प्रॉपर्टी आती है। क्या आती है? प्रॉपर्टीज आती है। नंबर 1, बोलो, आइलर ग्राफ, आइलर ग्राफ हमेशा कनेक्टेड ग्राफ होता है। इसमें कोई भी नोड अलग नहीं होगा।
पहले बात है सब कुछ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। मतलब डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, बोलो ए बी सी डी, आइलर ग्राफ नहीं है। क्यों नहीं है? कौन कनेक्टेड नहीं है? डी। और इसको कनेक्ट कर दो तो ये हो जाता है आइलर ग्राफ, साइकिल बन गई। इसीलिए इसको आइलर सर्कल भी कहते हैं, इसी को साइकिल सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट। इसको ट्रेल भी कहते हैं। ये बन गया आइलर। तो आइलर की पहली सिचुएशन समझ में आ गई। दूसरा नियम गांठ बांध लेना, अगर एग्जाम लेवल टफ रखेगा तो दूसरा छपेगा। बोलो आइलर ग्राफ में, आइलर ग्राफ में वर्टेक्स की डिग्री, वर्टेक्स की डिग्री हमेशा इवन होगी। इवन का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 ऐसी होगी, फिक्स है ये। आइलर ग्राफ में क्या होता है? जितने भी वर्टेक्स है उनकी डिग्री क्या होगी? इवन। अब डिग्री क्या है? बोलो वर्टेक्स पर एजेस की संख्या के साथ एक वर्टेक्स पर कितनी एजेस है? तो मुझे बताइए डायग्राम देखकर, ए पर कितनी एजेस है? बी पर, सी पर, डी पर। तो यहां पर कितने आपके पॉइंट आ रहे हैं? 2 2 आ रहे हैं ना सब पर। ये आइलर की कंडीशन होती है, याद रखिएगा। और यही वो सिचुएशन है जहां पर आइलर ग्राफ और आइलर पाथ बदलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो आइलर की शर्तें क्या क्या? पहला क्या होगा? सारा कनेक्टेड रहेगा। दूसरी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है? वर्टेक्स हमेशा क्या होंगे? इवन नंबर में, ऑड नंबर में नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई वर्टेक्स नहीं होगा जिस पर केवल एक एज हो या 3 एज हो। और ये अगर आपको मैंने जो शीट दी है उसमें कम से कम 4 5 क्वेश्चन आइलर के, और उस आइलर के सारे क्वेश्चन में एक ही भाव निकल के आ रहा है, ये वाला। तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन देखे हैं आइलर के, सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा गया। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, आइलर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है, ये नहीं है प्रॉपर्टी खास, इससे भी बड़ी एक और प्रॉपर्टी है। बोलो नंबर 3, आइलर में, आइलर ग्राफ में स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम होगा। क्या होगा? सेम। साथ साथ बोलो, और हर एज को एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। करेक्ट है ना? आपको रील देखते होंगे ना आप लोग, ऐसा तो है नहीं रील देखते नहीं है। जो नहीं देखते हैं वो शांत रहिए, जो देखते हैं वो मुझे हाथ उठाइए। क्या आपके सामने कभी ऐसी कोई रील आई है जिसमें ऐसा हो कि आपको बोला है कि आप इसको ट्रेवर्स करो? क्या करो? पर एज आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी रील आती है कि साहब आपको आना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, यहां जाना है, पर ये वाली छूटनी नहीं चाहिए। अब हर एज को एक बार लेके जाना है, सबको कनेक्ट करना है। ये रील कितने लोगों ने देखी है? ये लोग हैं वो पढ़ने वाले, क्योंकि उनके पास यही रीलें आती है। नहीं आती तो इसको समझो आप किस कैटेगरी में डाला जाए आपको। तो बताइए, इस पजल को एक पजल मान के चलो। कई रीलें आती है जिसमें आप कहोगे साहब मैं सारे एजेस पे चले, सारे वर्टेक्स पे चला जाओ, ठीक है ना? सारे वर्टेक्स पर मुझे जाना है, प्लस हर एज को एक बार चलाना है, एज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर जिसने भी ये रील देखी है, एक्चुअली में वो कोई पजल नहीं है, वो ही है आइलर ग्राफ। क्या है ये? आइलर ग्राफ का सीधा सा सिद्धांत है कि आप जिस वर्टेक्स से शुरू करोगे वहीं आकर खत्म होगा, और हर एज को कितनी बार ट्रेवर्स करेंगे? एक बार। जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। बोलो स्टार्टिंग कहां से करी? ए से। ए से कहां गया? बी से, सी से, डी से, एस। तो यही स्टार्टिंग है, और हर एज को मैंने कितनी बार चलाया है? एक बार। ये कंडीशन होती है आइलर की।
और आइलर का जो है यही कंसेप्ट यूज किया जाता है गूगल मैप में। किसमें यूज किया जाता है? या फ्लाइट बुकिंग में। जब आप लोग फ्लाइट बुक करोगे कभी भविष्य में, तो आपको रिटर्न फ्लाइट करनी होगी। क्या करनी होगी कि साहब मुझे जयपुर से जाना है कहीं और वापस आना है, तो आपको अगर ये करना है तो आपका आइलर एक थ्योरम लगती है और उसी से ये पता चलता है। कोई बात नहीं, अरे बाकी लोग हंसने की जरूरत नहीं है, कुछ मानसिक असंतुलन भी है, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए इसका बात का बुरा ना माने, बाकी लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। ऐसे आएंगे बीच बीच में, एक दो ऐसे आते जाएंगे है? ऐसे लोग जो है वो हमारी क्लास में खुजली कहलाते हैं। बहुत देर हो गया कुछ किया नहीं है साहब, मेरे जीवन का मकसद है खुजली करे। क्या आपको ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गई? आइलर की तीनों सिचुएशन क्लियर है? पहली सिचुएशन क्या होगी, सारे नोड कनेक्टेड होंगे। सिचुएशन 2 सबसे इंपॉर्टेंट, हर वर्टेक्स में कितनी होगी, इवन, मतलब ऑड संख्या नहीं आनी चाहिए, विषम संख्या नहीं आनी चाहिए, सम संख्या में आपकी डिग्री होगी। और डिग्री का मतलब क्या लिखा मैंने, वर्टेक्स पर एजेस की संख्या, कि कितने वर्टेक्स पर कितने एज है। और लास्ट, जहां से शुरुआत करते हैं अंत वहीं पर होना है और हर पाथ को एक बार चलाना है। अगर आपकी एज रिपीट हो रही है तो वो आइलर ग्राफ नहीं माना जा सकता। और यही है वो लोग जो पजल के रूप में इंस्टाग्राम पर कई बार रीलों में पूछते हैं। करेक्ट है? अगर आप लोग पजल सॉल्व करते हैं तो पजलों के लिए बहुत अच्छी अच्छी रील्स आती है। ठीक है, चलो अब आते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, आइलर पाथ की। बोलो, आइलर पाथ आइलर सर्किट जैसा है, ठीक है ना, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है। कंडीशन क्या अलग है, ध्यान से सुनना। बोलो सीधा, मैं ये एग्जैक्टली सेम है, जो डिफरेंस है वही लिख दूं मैं आपको। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिएगा। अगेन बोलो, आइलर पाथ, आइलर पाथ हमेशा कनेक्टेड ग्राफ होगा। ये क्या दोनों की प्रॉपर्टी सेम है? चलिए, यहां कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा डिफरेंस। बोलो, आइलर पाथ में, आइलर पाथ में एग्जैक्टली दो वर्टेक्स ऑड डिग्री के होंगे। कितने नोड? दो, और वो भी उनकी डिग्री क्या होंगी, ऑड। तो बताइए हमारे पास कितने वर्टेक्स हैं एग्जैक्टली जो जिनकी डिग्री ऑड है? दो। बोलो, आइलर पाथ में, आइलर पाथ में एक डिग्री मतलब ऑड डिग्री वाले, बोलो ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स से, वर्टेक्स से शुरुआत करके, शुरुआत करके अन्य वाला, अन्य ऑड डिग्री वाला वर्टेक्स पर खत्म होगा। तो यहां पर एक पाथ बनेगा ना भाई, पाथ बनेगा, लेकिन वो पाथ कहां से शुरू होगा, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स से, और खत्म कहां होगा, उसी पर या अन्य वाले पर। तो दो ही वर्टेक्स है, एक से शुरू करना है और दूसरे पर जाना है। चलिए इसका एक एग्जांपल देता हूं, आसान एग्जांपल है, ए बी सी डी। बताइए ये आइलर सर्किट है या आइलर पाथ है? सर्किट है। अब मैंने ले लिया ई और ये ले लिया एफ। चलिए बताइए इसकी डिग्री क्या क्या है, इसकी डिग्री क्या है, एक, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 4, 2, 2, 2। तो बताइए इस पूरे ग्राफ के अंदर सिर्फ दो ही नोड है जिनकी डिग्री ऑड है। कौन कौन से नोड है, ई और एफ। क्या मेरी बात समझ गए? नंबर 2, यहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, तो एंडिंग हमेशा इस पर होगी या किसी इस पर, एफ पर होगी। तो यही वो कह रहा है कि स्टार्टिंग एक ऑड वाले से कर लो तो आपकी एंडिंग हमेशा किस पर होगी, ऐसे। तो सारे टेबर्स हो जाएंगे, देखना हर एज एक बार टेबर्स होगी, और खत्म कहां होगा, यहां पर। क्या आपको आइलर पाथ समझ में आ गया? आइलर पाथ वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम में आना चाहिए, ठीक है, पर ये आइलर
ग्राफ बहुत बार आ चुका है, तो क्या पता इस बार माथा खड़क जाए तो आइलर पाथ दे दे वो आपको। तो क्या आपको मेरे वाला चीज समझ में आ गई? कंडीशन, जब क्वेश्चन आप लोग पढ़ो तो क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ना। आइलर पाथ पूछ रहा है या आइलर सर्किट, सर्किल, या ये सारे नाम पूछ रहा है। ये पूछे तो यहां फिक्स है कि हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, इवन होगी। और यहां पर हमें इवन के लिए नहीं बोला गया है, यहां बोला गया है कि साहब एग्जैक्टली कितने नोड होंगे। अब इसके हिसाब से आप कोई भी डायग्राम बना लो, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो वो आइलर पाथ है। क्या पाथ है? आइलर पाथ है। यह है कि एक स्थान से घूमकर दूसरे अन्य स्थान पर जाना। ठीक है ना? ये दोनों के दोनों बड़े अच्छे कंसेप्ट है। अभी हाल ही में इनके क्वेश्चन बनना शुरू हुए। ठीक है, मैंने अभी हाल ही में कुछ पेपर देखे थे, उनमें ही क्वेश्चन आया था, वरना पहले वाले बैच में मैंने करवाया नहीं था, क्योंकि मैंने इसके क्वेश्चन देखे नहीं थे। देखे नहीं तो फिर करवाने का मतलब नहीं बनता। चलो लिखना शुरू करें, और उसी के साथ में आपका ग्राफ नाम का टॉपिक भी क्या हो जाएगा, समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गोस। क्या पढ़ेंगे? जिसमें पहले सर्चिंग, फिर स्टार्टिंग, फिर आपका सिलेबस समाप्त। अरे आज किसने बोला? मैं तो ये शब्द यूज किया क्या आज? कौन था ये ज्ञानी? खत्म करना तो मैं अभी खत्म आधे घंटे में कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़े मुझे। हो जाएगा खत्म, तो क्या है, मैं तो बस मुझे इतना बोलना है कि सर बस इतना ही है एग्जाम में। बाद में चाहे तो 4 गाड़ी और दे दें मुझे एक्स्ट्रा। बात खत्म नहीं है, बात है कि कोर्स को कंप्लीट करना है, फिनिश नहीं करना है। आप लोग फिनिश कर रहे हो। फिनिश और कंप्लीट में पता ना फर्क क्या है? कंप्लीट का मतलब है और फिनिश का मतलब है। नहीं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। शादी के बाद अगर कोई अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिले तो लाइफ कंप्लीट, बेकार मिले तो लाइफ फिनिश। वाइफ ना मिले तो आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है, बाबा बने, मुंह पर लाल कलर लगाए, हनुमान जी बन जाए, लोग माथे पर नारियल फोड़ेंगे। बहुत अभी मार्केट में नए नए बाबा आ रहे हैं। अच्छा धंधा है, करना कुछ भी नहीं है। ये जो बाबा लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं, मैं जानता हूँ। बाबाओं के बारे में बड़ा अच्छा खासा नॉलेज है। बोलो जपनाम, समझ गए? आश्रम। मजे की बात तो है कि आधे लोगों ने को पता नहीं चला कि जपनाम का मतलब क्या है। तीनों देख लिए हैं भोपा स्वामी। हम्म, बहुत ही सटीक है ये। प्रॉपर्टी मिक्स मत करना। आइलर सर्किट मायने ज्यादा रखता है, आइलर पाथ मायने कम रखता है। आइलर सर्किट पर या आइलर ट्रेल पर या आइलर साइकिल पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन छपे हुए हैं, तो मुझे लगा क्या पता आइलर पाथ भी वो लोग पूछ ले, तो जरूरी है कि ये भी देख लें। छोटा सा था टॉपिक। पहले बताओ, ये आइलर ग्राफ सबको क्लियर है? प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, पहली प्रॉपर्टी कचरा प्रॉपर्टी को मतलब नहीं है। आइलर ग्राफ की सबसे बड़ी सिचुएशन दो ही है। पहली कि आइलर ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, इवन। इवन बोले तो 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। हटा लू। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से शुरुआत करोगे वापस वहीं आना है, और हर एज को कितनी बार चलाना है, एक बार। ये रहा आपके सामने डायग्राम। ई का मतलब एंड है और एस का मतलब स्टार्ट। ए से शुरू करोगे तो वापस ए पर ही पहुंचोगे, और हर एज को एक बार चलाओगे आप।
और यहाँ पर सबकी डिग्री चेक कर लो, हर नोड पर दो दो लाइनें आ रही है, तो सबकी डिग्री 2 है, हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। तो आसान है, ज्यादा कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेथड। तो डेंस ग्राफ, स्पार्स और आइलर, ठीक है, इन पर क्वेश्चन आने के चांस थोड़े से कम है, और अगर आता भी है तो ये जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको, इन पर क्वेश्चन पूछता है। इसी के साथ हमारा ग्राफ खत्म होता है। ग्राफ के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं अभी छोड़ रहा हूं, जो आपके सिलेबस में नहीं है मेरे हिसाब से, वो है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, उसके लिए हमें पढ़ना होता है डिजिस्ट्रा। क्या पढ़ना होता है? फिर एक पढ़ना पड़ता है मिन कट मैक्स थ्योरम। तो ये बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, तो उसकी हमें चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से वो बिल्कुल काम का नहीं है। हाँ, अब आएगा शॉर्ट एल्गोरिथम, अब शुरू होंगे। क्या चीज? हीट ट्री शॉर्ट है ना, हीट ट्री नहीं है, हीप शॉर्ट है। शॉर्ट में ट्री आ जाएगा, छोड़ नहीं रखा है। अच्छा, एक ही होगा, सही बोला आपने। स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स एक ही होगा, और हर एज को एक बार ट्रेवर्स करेगी। सैड आप ही पढ़ोगे क्या? नहीं, मैं इतना भी सैड नहीं हूं कि सैड पढ़ाऊं। सैड पढ़ाने वाले तो आप देखोगे बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट मेरे हिसाब से, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है सैड। और सैड आप लोग पढ़ोगे तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, उसमें कहानियां ज्यादा है, कल्पना ज्यादा है। अपने अपने टीचर, अपने अपने सब्जेक्ट है सबके। सबसे मजेदार तो होता है प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसमें दिमाग खर्च होता है। और कुछ लोगों को सबसे मजेदार लगता है एफओसी, कीबोर्ड माउस मॉनिटर, खत्म। अपनी अपनी चॉइस है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हटा लू क्या? चलिए, रिकर्सन हो जाएगा दोस्तों, रिकर्सन होगा, हीप होगा। हीप शॉर्ट क्यों, बाकी शॉर्ट भी करेंगे। चलो एक बार इसको समझाता हूं। बोलो, आइलर पाथ में सारे नोड कनेक्टेड होंगे। क्या आपको सारे नोड कनेक्टेड दिख रहे हैं? कोई भी ऐसा नोड है जो डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट का मतलब टूटा हुआ है? नहीं। नंबर 2, आइलर पाथ की सीधी सी सिचुएशन है, इवन डिग्री वाले चाहे एक नोड हो चाहे 10 नोड हो, हमें इवन डिग्री देखना नहीं होती है। हमें यहां पर देखना है कि ऑड डिग्री वाले एग्जैक्टली कितने होंगे, 2। तो बताइए यहां पर ऑड डिग्री वाले कौन कौन से नोड है? ई और एफ, ठीक है। और फिर हम लोग कहते हैं एक वाले ऑड से शुरुआत करोगे तो खत्म कहां पर कर पाओगे? दूसरे वाले ऑड पर। बस ये दो प्रॉपर्टी आपकी पाथ की है, ठीक है ना। आइलर पाथ में ये दो ही प्रॉपर्टी चलती है, दो प्रॉपर्टी लिख लो। ये तो कुछ काम की नहीं, कचरा प्रॉपर्टी है। इसमें तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि कोई डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कवर कैसे करेंगे, टूटा हुआ होगा तो। ये है आइलर पाथ की। देख लो भैया, वापस डायग्राम बना लो। डायग्राम के ऊपर अगर आपको डिग्री को लेकर डाउट है ऑनलाइन वाले दोस्तों, तो मैं आपके लिए डिग्री लिख देता हूं, हर नोड की डिग्री लिख देता हूं। डिग्री का मतलब है कि हमारा जो नोड या वर्टेक्स है उस पर कितनी एजेस जुड़ी हुई है, ठीक है। वर्टेक्स पर एजेस की संख्या, कि मेरे वर्टेक्स पर कितनी एजेस आकर जुड़ रही है, वो होती है डिग्री। डीबीएमएस में क्या ये शब्द कभी सुना आपने, डिग्री? क्या होता है? एक एक टोटल। तो अच्छे से देख लें, आइलर पाथ में ऑड डिग्री वाले से शुरू करें और अन्य ऑड डिग्री वाले पर खत्म करें।
ये आइलर पाथ की कंडीशन है। ये दूसरी कंडीशन आ सकती है अगर उसका दिमाग खराब है तो, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना गहराई में जाएगा, पर छोटा टॉपिक था इसलिए करवा दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम्स। दूसरी लाइन क्या कह रही है? आइलर में एग्जैक्टली दो ऐसे वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी? ऑड। ऑड मतलब एक या तीन होगी। ऑड का मतलब है विषम संख्या होगी, एक, तीन, पांच, सात, ये ऑड संख्या है ना भाई। तो आइलर में एग्जैक्टली दो वर्टेक्स और डिग्री के होंगे। ठीक है, इसका मतलब दो ऐसे नोड है जिसकी डिग्री या तो वन हो या तीन हो। जैसे मैंने जो बनाया उसमें डिग्री कितनी थी? वन वन, वो ऑड होगी। बाकी वालों को पता ही नहीं, बाकी वालों में सब में इवन ही चलेगी, क्योंकि ये आइलर की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बाकी सब इवन है, बस दो ही है एग्जैक्टली जो कि ऑड वाले। ठीक है, अगर आप कभी नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहो तो यही दो थ्योरम काम आती है, आइलर थ्योरम्स। नेविगेशन में बहुत काम आता है इस ग्राफ का या इस थ्योरम का। ये मैथमेटिकल थ्योरम है, आसान है, तो अच्छे से देख लो। और ये प्रॉपर्टी पर फोकस रखना, डाउट हो तो पूछना, एग्जाम में सीधा प्रॉपर्टी पूछेगा। कोई दोस्त जो अभी भी लिख रहे हैं हाथ उठाइएगा, ठीक है, बाकी लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछ लें। सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे आइलर पाथ में, आइलर पाथ में एग्जैक्टली मतलब समझते हो, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली कितने वर्टेक्स होंगे जिनकी डिग्री क्या होगी? ऑड। दो नोड ऐसे होंगे जिनके पास में ये होगी। क्या सबने लिख लिया? हटा लूं? चलो वापस याद कर लो, एक दो दोस्तों को दिक्कत आ रही है। बताओ, आइलर सर्किट, पहले वाला सर्किट, उसकी कंडीशन क्या है? वो कनेक्टेड वाली छोड़ो, वो काम की नहीं है। सेकंड क्या है? हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? दो होगी। हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी? इवन। डिग्री मतलब क्या होता है? हर वर्टेक्स पर एज की संख्या। तो बताइए यहां पर कितनी एज है? दो एज है। तो यहां की डिग्री कितनी है? दो, 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 दो। क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है आइलर सर्किट की? सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो सर्किट की। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जहां से शुरुआत करोगे अंत वही होगा, हाँ या ना? ये मान लो मैं चल रहा हूं, तो जहां से शुरुआत की क्या अंत वही हो रहा है? तो ये डायग्राम किसका है? आइलर सर्किट का या पाथ का है? सर्किट का है। चलो एक पाथ का भी देखते हैं। बताइए, आइलर पाथ में कितने नोड बराबर होंगे जिनकी डिग्री ऑड होगी? सेकंड इक्वेशन वही कहता है। डायग्राम देखिएगा, ये ई है और ये एफ है। चलो सबसे पहले डिग्री निकालते हैं। बताओ इस पर कितनी एजेस है? इस पर, इस पर, इस पर, इस पर, इस पर। तो आइलर पाथ, पाथ की बोल रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। आइलर पाथ में फिक्स है कि कितने वर्टेक्स होंगे? दो, जिनकी डिग्री क्या होगी? ऑड। डायग्राम देखकर बताइए कितने वर्टेक्स है जिनकी डिग्री ऑड है? ऑड, ऑड बोले तो विषम, ये हो गई। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी बोलो, एक ऑड वाले से शुरुआत करें, सब जगह जाएं, सब जगह जाएं, और दूसरे वाले पर क्या करें? समाप्त। तो यहां पर शुरुआत हमेशा कहां से होगी? ऑड वाले से। पर जिस और से करोगे खत्म अगले और पर होगा। ये प्रॉपर्टी कहलाती है उसका। क्या आपको ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हम लोग बना चुके हैं, तो आप लोग बस ये बना लो, खत्म करो। वो तो हम लोग बना चुके हैं। ये है आइलर पाथ, नीचे लिख लेना फिर भूल भुला जाओगे दोस्त। ये डायग्राम है आइलर पाथ का।
हटा लूं? चालू और से करो, चाहे वहां से कर लो, एफ से कर लो, चाहे ई से कर लो, करना और से। और पहुंचेगा कहां पर? अन्य ऑर्ड पर पहुंचोगे आप, दूसरे वाले ऑर्ड पर। चाहे आप एफ से कर लो तो ई पे पहुंच जाओगे, ई से कर लो एफ से पहुंच जाओगे। हटा लूं? अब बढ़ते हैं एल्गोरिथम की तरफ। क्या? बोलो। एल्गोरिथम का मतलब प्रोसीजर, कार्य, बिहेवियर। ये बिहेवियर शब्द कभी आपने सुना है डीबीएमएस में? डीबीएमएस में दो चीज पढ़ाई जाती है, एट्रीब्यूट और बिहेवियर, है ना? प्रोग्रामिंग में एट्रीब्यूट को वेरिएबल और बिहेवियर को कहते हैं फंक्शन। अगर देखा जाए तो एट्रीब्यूट फिक्स प्रॉपर्टी होती है और बिहेवियर उसकी वर्किंग होती है। क्या होती है? बोलो। एल्गोरिथम जो हमें पढ़ने हैं वो कितने हैं? दो तरह के। दुनिया में हजारों तरह के एल्गोरिथम है दोस्तों। हम दो एल्गोरिथम पर फोकस करेंगे। पहला कहलाएगा सर्चिंग एल्गो। क्या कहलाएगा? कुल मिलाकर आपको सर्चिंग टेक्निक सीखनी है, ठीक है। और दूसरा है शॉर्टिंग एल्गो। क्या है? ये आपके डाटा को क्या करेगा? सर्च करेगा या अरेंज करेगा? अरेंज करेगा। शॉर्टिंग एल्गो। ये दो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा और भी बहुत से एल्गोरिथम होते हैं, ठीक है। पैटर्न मैचिंग से लेकर बहुत सारे हैं, आप काउंट ही नहीं कर सकते। तो हमें केवल दो ही पढ़ने हैं। हमारे एग्जाम में दो ही क्वेश्चन बनते हैं, सर्चिंग और शॉर्टिंग। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्चिंग। क्योंकि सर्चिंग के दो ही एल्गोरिथम है, लीनियर और बाइनरी सर्च। क्या क्या है? तो ये डायग्राम बना ले। और शॉर्टिंग हमारे पास में 8-9 आएगी। बबल शॉर्ट, इंसर्ट शॉर्ट, हीप शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, फलाना और ढिमका। बस इतनी है, लिख लो एक बार। पर ऐसा नहीं समझेगा कि दुनिया में दो ही एल्गोरिथम है भैया। हमारे सिलेबस में दो है, वरना तो इतने सारे एल्गोरिथम है जिसके तो मैंने आज तक खुद नहीं, हमने कई बार लगता है कि पढ़े, हमने पास आती है। कितने भी पढ़ लो, एल्गोरिथम अलग अलग होते हैं। बीएसएफ, डीएफएस, ये सब एल्गोरिथम ही है, ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये क्या है? एल्गोरिथम है ट्री के। तो ट्रैवर्सिंग वाले तो हमने साथ साथ सीख लिया, सर्चिंग वाला हमें सीखना है। हटा लूं? चलिए, तो बोलो सर्चिंग टेक्निक या सर्चिंग एल्गो। बोलो। हमारे पास दो सर्चिंग मेथड है। पहला लीनियर सर्च, दूसरा बाइनरी सर्च। सर्चिंग करने के दो तरीके हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग डायग्राम देखेंगे, आगे प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो मेरे पास कोई भी एक डेटा पड़ा हुआ है, 5 है ना, यहां पर भी 5। ध्यान से सुनना, यहां पर मैं लीनियर सिखाऊंगा और यहां पर मैं क्या सिखाऊंगा? बाइनरी। बोलो पहली कंडीशन, लीनियर में सारे एलिमेंट क्रम में होना जरूरी नहीं है। लीनियर सर्च में सब कुछ क्रम में नहीं होता। तो पहला डिफरेंस यही होगा। और यहां पर फिक्स है कि सब कुछ कहां होगा? क्रम में। 3, 4 और 5, ये दोनों में पहला डिफरेंस है। तो बताइए शॉर्टेड एलिमेंट हमेशा किस सर्च में काम आते हैं? तो बोलो, इसमें सभी एलिमेंट अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब ऑर्डर में नहीं होते। ऑर्डर में, चलिए लिख देता हूं मैं, ऑर्डर में नहीं होते हैं। अगर एलिमेंट ऑर्डर में नहीं है तो कौन सा सर्च लगेगा? लीनियर। बाइनरी सर्च तभी लगाते हैं, बाइनरी सर्चिंग तभी करते हैं जब हमारे पास में एलिमेंट क्या हो? ऑर्डर में। बोलिएगा, इसमें
सभी एलिमेंट, सारी वैल्यू ऑर्डर में होगी, नहीं तो काम नहीं करेगा। ये सीधी सी कंडीशन है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं कि इस डायग्राम में दोस्तों हम लोग ढूंढना शुरू करेंगे दो को। यह है सर्चिंग एलिमेंट। किसको सर्च करना है? दो को। ठीक है, चलिए और इसको मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूं। यहां पर मैं सर्च करूंगा 5 को, ताकि मैं वर्स्ट केस समझ सकूं। क्या समझ सकूं? वर्स्ट केस। अगर आपको ये तकलीफ दे रहा है तो यूं करते हैं कि यहां रख देते हैं 2 और यहां रख देते हैं 5। क्या यहां तक ठीक है? दोनों केस में मुझे किसको सर्च करना है? 5 को। तो आप तरीका देख लें। बोलो, लीनियर सर्च में सर्चिंग एलिमेंट पहले से सर्च होगा। क्या ये 5 है? फिर वो आगे वाले से सर्च होगा। क्या ये 5 है? ये आगे वाले से सर्च होगा। क्या ये 5 है? क्या आगे वाले से मैच होगा? क्या ये 5 है? और आगे वाले से मैच होगा। क्या ये 5 है? तो बताइए कितनी बार मेहनत करी? कितनी बार चले? 5 बार चले। अगर 10 एलिमेंट होते तो कितनी बार चलता? 100 होते तो बिना कुछ सोचे समझे बताओ कॉम्प्लेक्सिटी क्या लिखूं? n। बात ही खत्म। समझ गए मेरी बात? जितने एलिमेंट उतनी बार चलना है। यहां पर क्या होता है? बोलो, बाइनरी सर्च में एलिमेंट को सबसे पहले मिड वाले से सर्च करेंगे। सबसे पहले किसे सर्च करेंगे? अब ये मिड वाला निकलता कैसे है? अभी 5 में तो पता चल गया। अगर 6 होते, क्या होते दोस्तों? तो आप कहते साहब मिड कौन सा है? चलो मैं यहां पर एक ले लेता हूं 6। 6 के लिए ले लेता हूं ताकि आपको मिड वाले में दिक्कत आए। तो बताइए यहां पर मैंने कितनी बार मैचिंग करी है? 1 2 3 4 5 6। 5 है तो 5 बार, 6 एलिमेंट है तो 6 बार, 100 है तो 100 बार, n है तो n बार। यहां पर मेरे पास 6 एलिमेंट है तो बीच का एलिमेंट ढूंढना पड़ता है। क्या ढूंढना पड़ता है? तो बताइए लीनियर में स्टार्टिंग कहां से होती है? बीच से, लास्ट से, या स्टार्टिंग से? साथ साथ बोलिए। लीनियर सर्च फर्स्ट एलिमेंट से सर्च होना, फर्स्ट एलिमेंट से सर्चिंग शुरू होती है। साथ साथ बोलिए। लीनियर सर्च में फर्स्ट एलिमेंट से सर्चिंग शुरू होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? कहीं दिक्कत लगे किसी भी लाइन में तो तुरंत टोक देना भाई। फर्स्ट बोले तो हमेशा लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, अगर आप यहां से चलना चाहो तो अपना एलिमेंट यहां मान लेना, वर्स्ट केस मानना है। मैं चाहता था 2 को सर्च करवा लेता, 2 तो पहली बार में मिल जाता। ये बेस्ट केस होता है और कॉम्प्लेक्सिटी कभी भी बेस्ट केस के हिसाब से दी नहीं जाती दोस्त। तो आप चाहे कहीं से भी सर्च करो, लेफ्ट से करो, राइट से करो, आपको एक ऐसा केस बनाना है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मेहनत लगे। तो मैंने जब यहां से सर्चिंग शुरू करी तो ये एलिमेंट यहां पटक दिया। और आपको तो मैं यहां से शुरू कर दूं सर्चिंग तो एलिमेंट 2 सर्च करूंगा तो कितनी बार मेहनत पड़ेगी? वही 6 बार। ठीक है ना? बस ये रूल होता है। बोलो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाद में देखते हैं दोस्तों, पुकारा जाना क्या है वो बाद में लिख लेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। पहले बोलो, बाइनरी सर्च में मिड एलिमेंट से क्या शुरू होती है? सर्चिंग। सर्चिंग शुरू होती है। तो अब ये मिड एलिमेंट निकालते कैसे है? 1-2 एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है। क्या पूछा गया? फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, चलो बोलो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 3 4 5। बोलो मिड एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स, वैल्यू लिख रहा हूं या इंडेक्स लिख रहा हूं? प्लस लास्ट इंडेक्स, मैंने वैल्यू लिखा या इंडेक्स लिखा? बट्टे 2। बोलो बट्टे 2 का का लोअर। लोअर समझते हो? छोटी वैल्यू। चलिए देखते हैं। पहले मुझे बताओ, आपको ये तो समझ में आता है ये 1 2 3 4 वैल्यू है या इंडेक्स है? और ये क्या है? इंडेक्स है। तो बताइए पहला इंडेक्स क्या है अपने पास? लास्ट इंडेक्स बट्टे 2।
5/2 करोगे तो क्या आएगा 2.5। अब 2.5 का छोटा लेना है, 2.5 से छोटा कौन होता है 2 या 3? 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो बताइए मिड एलिमेंट कौन सा है? ये है मिड एलिमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मिड एलिमेंट कैसे निकाला? अब बताइए बाइनरी सर्च में कहां से शुरुआत होती है लल्ला? मिड से। चेक करो, बोलो 5 3 से बड़ा है या छोटा है? अगर हमारा एलिमेंट इससे बड़ा है तो हमें किस दिशा में जाना है, राइट में या लेफ्ट में? अगर मैं यहां पर 1 लिखता, क्या लिखता, तो मैं किस दिशा में जाता? तो आपको यहां से आना है और यहां जाना है। एग्री है ना मेरी बात? क्योंकि हमारी वैल्यू मिड एलिमेंट से बड़ी है तो राइट की ओर चलेंगे। वापस बोलो मिड निकालो। क्या बोलो? अब बताइए स्टार्टिंग एलिमेंट देखो, बोलो क्या ये 5 है? होता तो बात यही खत्म हो जाती, नहीं है। तो अब मुझे इसमें सर्च करना है, हाँ या ना? तो बताइए सेकंड मिड एलिमेंट कौन सा होगा? ये तो फर्स्ट निकल गया दोस्तों, सेकंड मैं आपको बता देता हूं। कैसे बताऊं, यही बता दूं क्या? चलो यू करते हैं कि इसको ऐसा करते हैं, बोलो फर्स्ट मिड। सीधा एग्जाम में मैंने आपको दे भी रखा है सीट के अंदर, सेकंड मिड कौन सा होगा, थर्ड मिड कौन सा होगा, ऐसे पूछता है वो। तो बोलो पहले वाले का बताइए, पहले का कैसे निकला था? 0 + 5/2 का मिनिमम, 5/2 का मिनिमम, 2.5 का मिनिमम, कितना आ जाएगा 2। अब मुझे सेकंड निकालना है, क्या निकालना है बताइए? सेकंड एलिमेंट, सेकंड मिड जो निकालना है, बताइए उसमें इंडेक्स क्या होगा? अरे ये तो हम लोग पकड़ चुके हैं, ये तो हमने चेक कर लिया। क्या ये 5 है क्या? अब मुझे क्या यहां से लेकर सर्च करना है या इतना सर्च करना है, 4 से लेकर? 3 से शुरू करूं या 4 से? अरे अरे 3 से करेंगे शुरू। इंडेक्स 3 से शुरुआत करेंगे या 2 से? 3 से। तो बताइए स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? अगला क्या है? 3, 5 और 3 कितना हुआ? 8 हो गया। 8/2 बोले तो 4 हो गया। 4 का छोटा 4 ही होता है ना? तो बताइए अगला मिड कौन है? ये 4 वाला आया ना? क्या हमने देखा, क्या ये हमारा 5 है? चलो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, वहां बढ़ा दू, यहाँ बढ़ा दू ना मैं 6। क्या ये हमारा सेकंड मिड आया? क्या है ये? क्या ये हमारा है? नहीं है। अब चलेंगे आगे की ओर। अब क्या चलेंगे? बोलो तीसरा मिड, थर्ड मिड। ये बताओ, इसको सर्च करना है तो बताओ स्टार्टिंग एड्रेस क्या है, अंतिम क्या है? 5 और 5 यही है, एक ही तो है, यही अंतिम यही है, ये तो है नहीं 6। तो हमें बस इसको सर्च करना है। तो बोलो यही स्टार्टिंग इंडेक्स, यही लास्ट। तो बताइए क्या आंसर आएगा? 10/2 बोले तो कितना आ जाएगा? 5। अब हम लोग इसको सर्च करेंगे। तो बताइए मिड एलिमेंट कौन कौन से यहाँ पर? फर्स्ट मिड कौन सा था? नहीं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, इंडेक्स पूछ रहा हूं। फर्स्ट मिड का इंडेक्स 2 वाला, फिर 4 वाला, फिर। तो बताइए हमने टोटल कितनी मैचिंग करी है? 3 ही तो मैचिंग करी है। कितनी मैचिंग करी है? तो मुझे बताइए यहां पर कितनी मैचिंग हुई है? 6। यहां पर ज्यादा हुई या कम हुई? तो कम हुई, तो कॉम्प्लेक्सिटी बताइए। बहुत बढ़िया, खत्म। जैसा कि मैंने आपको कहा था एन से छोटा कभी भी आ जाए तो क्या लिख कर आना, चुपचाप लॉग एन लिख कर आना है, बात खत्म हो जाएगी। क्या आपको ये चीज समझ में आई? बोलो प्रोग्रामिंग में लीनियर सर्च को लूप से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? लूप चलाओ ये बनता रहेगा। बोलो प्रोग्रामिंग में बाइनरी सर्च को किससे बनाते हैं? रिकर्सन से। किससे बनाते हैं? किससे बनाते हैं? रिकर्सन। चलिए क्या आपको ये क्लियर तो है? ठीक है, तो आप मेरे लिए क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम हटा दे रहा हूं, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूं। आपको मिड एलिमेंट निकालना है दोस्त, निकाल लोगे क्या? ठीक है। नहीं समझ में आया तो तुरंत बाद में पूछोगे, पहले एक बार खुद मेहनत करोगे बाद में, ठीक है? मैं मना नहीं कर रहा, पर मैं ये कर रहा हूं एक बार आप मेहनत करो।
चलिए, तो आप मुझे यहाँ पर दो आंसर दोगे। क्या क्या आंसर दोगे? पहला है कि कितने मिड है, क्या है, कितने मिड है। तो क्या इस डायग्राम को मैं यही समाप्त कर लूं लल्ला? मेरे पास बोर्ड पर जगह नहीं है, तो आप ये चीज के नीचे लिख लोगे। इसकी ये इतना ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। बाकी जो भी इसके नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, तो मुझे सिर्फ दो चीज का आंसर दे दो। बोलो, हाउ मेनी मिड एलिमेंट, हाउ मेनी मिड एलिमेंट। एक तो आपको ये बताना है, दूसरा आपको बताना है मिड वैल्यू। क्या बतानी है? वैल्यू ऑफ मिड एलिमेंट। जो भी मिड एलिमेंट आता है उसकी वैल्यू बता देना, कौन कौन सी वैल्यू आती है मिड एलिमेंट में। वैल्यू ऑफ मिड एलिमेंट। वैल्यू पूछा है, इंडेक्स नहीं पूछा मैंने। क्या पूछा है? वैल्यू पूछी है। चलो, आपको करना पड़ेगा, पहले ये लिख लो, खत्म। ये इतू सा टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, जो मैंने आपको दिया वही क्वेश्चन बन रहा है। या तो वो आपसे कॉम्प्लेक्सिटी पूछ लेगा, या पूछ लेगा रिकर्सन किसमें, ये पूछ लेगा। लूप से कौन सॉल्व होता है ये पूछ लेगा। ऑर्डर कौन रहेगा, अनऑर्डर कौन रहेगा। आपके सामने जो भी है वो सारे क्वेश्चंस है। बिल्कुल मैं रिपीट करने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद से मेहनत करें, ठीक है? नहीं होगा तो मैं 4 बार रिपीट करूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया ना, आप जानते हो। तो आप बस क्या करो, एक बार मेरे कहने से थ्योरी लिख लो, क्वेश्चंस कर लो। कहोगे तो पूरा पढ़ा देंगे, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। सर्चिंग शॉर्टिंग से तो 100% आएगा एक क्वेश्चन। सर्चिंग से आएगा तो वो बाइनरी सर्च से आएगा। वो क्या पूछ सकता है, थ्योरी में सब कुछ आपके सामने है। लाली, पानी है क्या ठंडा? नहीं, शॉर्टेड है तब बाइनरी सर्च लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर कोई कहता है कि मेरे पास शॉर्टेड है तो बाइनरी सर्च लगाना है, कहता है मेरा शॉर्टेड नहीं है तो लीले लगाओ। अब वो आपको करने की जरूरत नहीं है, अगला देगा आपको करके। तो आपको जब ये शॉर्टिंग कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो, तो अब उसमें शॉर्टिंग करने वाला इंक्लूड मत कर लेना, सब मुझे शॉर्टिंग भी करनी है। अगर करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेना। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मत कहने का मतलब, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऐड मत कर देना कि सर मुझे तो पहले शॉर्ट करना पड़ रहा है, वो भी तो मेहनत है। वो मत करना, वो काउंट नहीं होगी, सिर्फ सर्चिंग करना है। ठीक है, शॉर्टिंग करना है या नहीं करना वो बात की बात है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि सर मुझे बाइनरी सर्च करने से पहले शॉर्ट करना जरूरी है। नहीं, आपको नहीं करना है, अगला देगा आपको। नहीं तो आप लोग क्या उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें घुसा दोगे। वो अलग क्रिया है, ये अलग क्रिया है। अब एनर्जी खत्म हो रही है धीरे धीरे, जिस हिसाब से शांति है ना क्लास में, अब एनर्जी खत्म हो रही है। सुबह 6 बजे आके ना, मुझे भी लग रही है, सच में। मैंने भी कुछ नहीं खाया है सिवाय 2 कप चाय के अलावा। आज क्लास जल्दी थी ना, तो मेरा भी लंच टाइम छूट गया है। अपना व्यवस्था हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाएगी। क्या कह रहे हो? स्पेस? नहीं, हम कभी स्पेस नहीं निकालेंगे दोस्त। शुरू से लेकर अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, स्टैक क्यूब वगैरह सब टाइम ही निकालते हैं। हाँ जी, बाइनरी में तो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर होगा ऑर्डर में, बिल्कुल सीक्वेंस में होगा।
ऐसे भी हो सकता है, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम, ठीक है, रैंडमली नहीं होंगे, यहाँ वहां पटके नहीं होंगे, जितनी भी वैल्यू होगी सब अरेंज होगी। क्या सब ये लिख चुके हैं क्या? बाकी लोग लिखते रहिए, जो लोग लिख चुके हैं मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देना। पहला सीधा कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, लीनियर की कॉम्प्लेक्सिटी एन, खाली एन बोलो, वो तो लगना है, और बाइनरी की log n। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। नंबर 2, ऐसी कौन सी सर्चिंग टेक्निक है जिसमें एलिमेंट ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है, और जिसमें जरूरी है वो रिकर्सन से क्या बनाया जाता है, फोर लूप से क्या बनाया जाता है। फोर लूप की मदद से आप बाइनरी सर्च नहीं बना सकते, दिक्कत तो ये है। रिकर्सन की बहुत अहमियत है, और रिकर्सन हमारा अंतिम टॉपिक होगा, ठीक है ना भाई। रिकर्सन पर क्वेश्चन बहुत तगड़े आते हैं, पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था टीएन की फॉर्म में। लास्ट, लीनियर में स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट, और हमारे बाइनरी सर्च में स्टार्टिंग पॉइंट है मिड एलिमेंट, और मिड एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो बनाना है, इसको कुछ करना नहीं है, उसको सॉल्व करोगे, मुझे बताओगे कितने मिड एलिमेंट निकले, एक निकला, दो निकला, तीन निकला, और उनकी वैल्यू बतानी है, इंडेक्स नहीं बताना है, वैल्यू। तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत करो, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से निकालो, आंसर मत बोलो प्लीज। आपको देखो, आपको आता है, बढ़िया, अच्छी बात है, पर बाकी वाले क्या होते हैं, लोग सुनकर छोड़ देते हैं काम करना। पीछे करना क्या भी, कितने लोगों ने अभी तक ये वाला नहीं लिखा है। एक ही बच्चा हुआ, पड़ोसी की मदद लेंगे, भाई एक दो बच जाए तो मैं उसके लिए पूरी क्लास को थोड़े रोकेंगे, वो पड़ोसी के देख कर लिख ले। अजय ने पोल खोल दी है। वॉइस मेरे हिसाब से आ रही होगी दोस्तों, जितने भी दोस्त ऑनलाइन बैठे हैं एक बार कंफर्म भेजिएगा, वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। और ये जो नए चिड़िया हमारे क्लास में है, क्या उनको समझ में आ रहा है, जो नए नए खिलाड़ी आए हैं? बहुत कुछ लोग नए दिख रहे हैं चेहरे मुझे, जो हाल ही में अभी आए हैं, शुरू से नहीं थे साथ में, एक दो महीने में। अगर आप लोग बिल्कुल नए और अच्छे से नहीं जानते मुझे, तो डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग कितनी बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। ऑनलाइन से आंसर आ गया है, ये सब आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। अरे देखना नहीं लाली, ओ लाली, पर्सनल है, पर्सनल मैसेज है, देखो मत। क्या सबने मिड एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है? तो कितनी बार मिड निकाला आपको, ये तो ये निकाल कर बताना नहीं है, सिर्फ रखना है, और फिर बताना मिड एलिमेंट कौन कौन सी वैल्यू थी। यही क्वेश्चन बनता है अपने इस वाले न्यूमेरिकल से। जब भी बाइनरी सर्च का न्यूमेरिकल आता है, ऐसी आपको एरे देकर पूछेगा, दिए गए एरे के अंदर 18 को सर्च करते समय कितने मिड एलिमेंट निकले, या कौन कौन से निकले, बस ये वाला पूछा जाएगा। हाँ, आपको सारे मिड एलिमेंट की वैल्यू बतानी है, जैसे कि मान लो आपका निकला है 11, 14, 15, ऐसा जो भी है, और यहाँ पर कितनी बार मिड एलिमेंट निकला है, 2 बार निकला है, 3 बार निकला है, 4 बार निकला है, ठीक है, तो वो आप लोग कर लें। आसान है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक डीएसए के मोस्टली टॉपिक आसान होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा सारे आसान है, पर मोस्टली टॉपिक आसान है, ठीक है। और थोड़ा सा अगर आप लोग अपने दिमाग पर जोर देंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किसी की याद करनी पड़ती है, एक दो मान लो, कोई भी एक्स्ट्रा ले लो, ताकि आपको समझाना ना पड़े वो चीज। कितने दोस्त अभी भी कर रहे हैं, एक बार हाथ उठाइएगा, ठीक है, 2 मिनट और रुक जाते हैं।
पता नहीं, मैंने निकाला नहीं, मैंने तो ऐसे ही आपको पकड़ा दिया क्या था? क्योंकि दोस्त अपने पास सर्चिंग में केवल मात्र 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही एल्गो है। तो अगर आता भी है तो बाइनरी सर्च पर आता है, मतलब सीधा सटीक क्वेश्चन है ये। आएगा तो ऐसे आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक मिनट और मिलेगा दोस्त, जित हो तो जल्दी कर लो, नहीं तो छोड़ दो। आपको प्रोग्रामिंग में याद है एल और एच लेते थे हम लोग, हर बार एल एच को बदलते हैं, लोअर इंडेक्स और हाई इंडेक्स। चलिए अब मैं शुरू करूं क्या दोस्त? आप में से कोई दोस्त चाहता है कि थोड़ी देर रुकूं या शुरू करूं? ठीक है, आ जाओ। इसको मैं हटा दूं क्या दोस्त? ये काम का नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट मिड। तो बताइए सबसे पहले इंडेक्स क्या लेना है? 0 प्लस 7। ये सबको पता है ना, फर्स्ट और लास्ट। इतने में से ढूंढना, इसका मिड निकालना है ना भाई। तो 7/2 कितना आया? 3.5 का छोटा 3। ये है पहला। तो बताइए पहली वैल्यू क्या है? 14। ये है मिड वैल्यू। मिड एलिमेंट से क्या निकलती है? फर्स्ट, फर्स्ट मिड से फर्स्ट वैल्यू निकल गई। तो ये है आपकी फर्स्ट वैल्यू जो मिड बनी है। कौन सी है? 14। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? तो मिड एलिमेंट कौन सा है? 3सा इंडेक्स वाला, ये मिड होगा और वैल्यू कितनी आ रही है? 14। तो आपका 18 इससे मैच होगा। क्या ये 18 है? क्या ये 18 से छोटा है? क्या 18 इससे छोटा है? होता तो कोई चीज अगर इससे छोटी होती तो लेफ्ट में जाते। क्या 18 14 से बड़ा है? तो आगे की तरफ जाएंगे। अगली बार निकलेगा सेकंड मिड। क्या निकलेगा? तो मुझे इस बार इतना ही सर्च करना है लल्ला। ये तो है नहीं, नहीं तो बात ही खत्म हो जाती मेरी। अब इतना ही सर्च करना है। तो बताइए स्टार्टिंग इंडेक्स कौन है? 4। और लास्ट कौन है? 7 और 4 11/2, 5.5, 5.5 का 5। 5 बोले तो सेकंड वैल्यू जो मिड बनेगी वो कौन सी होगी? 16। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? नहीं निकल रहा है तो अभी भी पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ू मैं। अब बताइए 18 किससे मैच होगा? 16 से। क्या ये 18 है? क्या 18 इससे बड़ा है? है। तो हम लोग ये निकालेंगे। इस बार सर्चिंग इसकी होगी। इस बार सर्चिंग किसकी होगी दोस्तों? इसकी। क्योंकि 18 तो ये है नहीं, होता तो बात यहीं रोक देता मैं, पर आगे और जाना 2 बार मुझे। तो अब मैं निकालूंगा थर्ड मिड। क्या निकालूंगा? तो इंडेक्स एक बार देखकर बताओ कितना आ रहा है? 6 प्लस 7/2, 12 और 13/2, 13/2 6.5। 6.5 का क्या आएगा? तो छठा एलिमेंट कौन है? तो आपकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो होगी 17। ये बनेगा तीसरा। बोलो अगली बार, अगली बार 18 किससे मैच होगा? मिड से, यहां से। क्या ये 18 है? क्या नहीं है? क्या 18 इससे बड़ा है? क्या? आगे जाएंगे। यहां पर आगे जाने के लिए मुझे फोर्थ मिड चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? फोर्थ मिड चाहिए मुझे। सिर्फ मिड से ही मैच होता ही है, सिर्फ मिड के ऊपर ही काम करता है। तो ये मिड है क्या? ये 18 है क्या? तो आगे और सर्च करेंगे दोस्तों। तो मुझे बताइए, यही सर्च करना है। तो इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 7। लास्ट वाला क्या है? 7। 14/2 बोले तो 7। 7वां कौन है? 18। तो मेरा चौथा बोले तो फोर्थ वैल्यू कौन सी आएगी? 18। अब लास्ट में इससे मैच होगा, इससे मैच होगा। तो बताइए क्या ये 18 है? फाउंड।
तो बताइए टोटल कितने मैच किए? 4 मैच। ये एरो बता रहा है मैच, पहला इससे मैच किया, दूसरा इससे मैच किया, तीसरा किया, चौथा इससे मैच किया। तो बताइए कितनी बार मैचिंग करी, कितनी बार मिड निकला? तो जितनी बार मैचिंग हो रही, मैचिंग हमेशा मिड से होती है, तो अगर 4 बार मैचिंग हो रही है तो 4 ही मिड निकलेंगे। और चारों मिड की वैल्यू बता सकते हो, 14, 16, 17, 18। ये है आपके क्वेश्चन, ऐसे बनाएगा वो। क्या संभाल लोगे क्या? तो एक बार और हो गया हमारा, डाउट लगे तो पूछ लो। कुछ दोस्तों ने 3 बोला है, जिन्होंने 3 बोला है उन्होंने बोला 14, 16, 17, लेकिन वो 18 को मैच क्यों नहीं कर रहे? छोड़ क्यों दिया उसको आपने? हमेशा बोलो लीन बाइनरी सर्च में सर्चिंग एलिमेंट सिर्फ मिड से मैच होगा। तो अगर ये 17 से मैच नहीं हो रहा तो आगे और बढ़ना पड़ेगा लल्ला, 18 पर जाना पड़ेगा और उसका फिर इससे मैच करेंगे 18 से। अगर कई लोग 17 तक मैच करके छोड़ देते हैं, अगला ही होगा। अगला क्यों होगा? अगला तो डायग्राम में आ रहा है, क्या पता अगला और हो जाए कुछ लंबा। तो हमें तब तक चलना है जब तक कि मिड हमारा एलिमेंट ना बने। क्या अब आपको ये क्लियर है क्या दोस्त? पक्का? अब तो आवाज भी निकलना बंद हो गई है। अगर 10-15 मिनट और ले लें तो 1-2 उल्टी दस्त की शिकायत शुरू हो जाएगी। नहीं होगी? देखो आज टाइमिंग पहले से गिवन है, 15 मिनट और रुकिएगा, मैं आपको क्लास फ्री कर देता हूँ, ठीक है ना? फिर आप आधे घंटे का गैप है, 2:30 बजे वापस मिलेंगे और फिर मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जितनी मेरी इच्छा या आपकी इच्छा। वो ऐसा कोई टाइम कहीं लिखा नहीं कहीं कुंडली में कि 4:30 तक पढ़ना है। इच्छा है तो 4 तक पढ़ेंगे, नहीं तो 5 तक, नहीं तो 6 तक। बस हार नहीं माननी है आपको या मुझे कि एक हार गया तो वही क्लास रुक जाएगी। पिछली क्लास में कुछ लोग ऐसे इशारा करते हैं, सर मैं समझ जाता हूँ कि अति हो रही है, ठीक है? अब बताइए आगे बढ़ लू क्या दोस्त? पीछे लिखना है, चलो लिखो। सबने समझ लिया? पूछना है क्या? तो क्या मैं अगला टॉपिक शुरू कर दूं? पक्की बात? अगला टॉपिक है शॉर्टिंग। क्या है? एलिमेंट नॉट फाउंड। तो भी 4 मैचिंग होती, मान लो यहां पर 18 की जगह 20 कल्पना करो। दोस्त ध्यान से सुनिएगा, 18 की जगह 20 होता वैल्यू, तो बताइए मैचिंग कितनी बार होती? 4 बार ही होती। समझ गए ना? पहले आप इससे मैच करते, फिर आप इससे मैच करते, इससे मैच करते, इससे मैच करते। जब 4 ही मैचिंग होती और नहीं मिला तो आप लिख देते नॉट फाउंड। मिल गया तो फाउंड। पर मैचिंग कितनी बार हुई? मिड कितनी बार निकला? 4 बार। वो 4 ही निकलेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी ले लो यहां पर। हाँ, प्रोग्राम में भी एग्जैक्टली यही है। अगर मैं आपको, अगर आप मेरे वो कोडिंग वाले स्टूडेंट होते तो मैं आपको ये फॉर्मूला लिखता कि इफ, बोलो इफ सर्चिंग एलिमेंट बराबर बराबर मिड एलिमेंट। वैसे बराबर इससे चेक होता, बराबर है तो रुक जाना, नहीं है तो वापस रिकर्शन को चलाना है, वापस ये काम करना है, सिंपल। अब पढ़ेंगे शॉर्टिंग एल्गो। क्या पढ़ेंगे? अब मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूं कि आपका नजर कहां होनी चाहिए, ठीक है दोस्त? नजर ध्यान से सुनिएगा। शॉर्टिंग एल्गो करीबन करीबन 8-9 है हमारे पास। हर एल्गो में आपको 2 चीज समझनी है। पहला, तरीका, अंदाज कैसे सॉल्व किया जा रहा है। दूसरा, प्रॉपर्टी, क्या समझनी है? आप एल्गोरिथम जब मैं बताऊंगा शॉर्टिंग वाले एल्गो, तो आपकी नजर केवल 2 चीजों पर, सर मेथड बता दो आप मुझे कि मेथड कैसे करना है, और आप प्रॉपर्टी बता दो कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कि बताइए सिलेक्शन, क्विक, मर्ज और हीप, ये 4 नाम सुने होंगे सबने। क्विक शॉट, मर्ज शॉट, हीप शॉट, सिलेक्शन शॉट। इनमें से कौन सा शॉट स्टेबल है? तो अब स्टेबल क्या है? प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होना चाहिए स्टेबल का मतलब होता क्या है। तो मैं ये एल्गोरिथम शुरू करूं उससे पहले मैं लिखवा देता हूं, बोलो ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्टिंग एल्गो। आवाज इतनी देर हो गई
15 मिनट और सेंड करें, सेंड करें, बोलो। जंप, जंप, जो जंप, नहीं, जंप का कोई एल्गोरिथम नहीं होता। सर्चिंग, जंप सर्च, नहीं वो नहीं करना है, सिलेबस में नहीं है। हाँ जंप सर्च कर सकते हैं, पर वो नहीं है। एक केएमपी में भी होता है सर्च, केएमपी सर्च, ठीक है, पर वो अपने सिलेबस में नहीं है। बहुत, मैंने कहा ना, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि यही एल्गोरिथम है, दुनिया भर के हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे अच्छा एल्गोरिथम होता है केएमपी। क्या होता है? बहुत गजब का एल्गोरिथम है सर्चिंग के लिए, पर अभी वो नहीं करना है। चलो साथ साथ बोल लो, प्रॉपर्टी ऑफ शॉर्टिंग एल्गोरिथम, या आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के प्रकार। चलिए साथ साथ बोलिए। दो तरह की शॉर्टिंग होती है, असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग। तो मैं कंपेयर में लिख दूं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बताइए, आपसे वो ये तो ये नहीं पूछेगा, ये तो कोई प्रॉपर्टी खास थोड़े है। बोलो, सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर में होंगे। बोलो, अगर कुछ ना बोला जाए, हमेशा हमें क्या दिमाग में रखना होगा? असेंडिंग, डिफॉल्ट यही होता है भैया। बोलो, डिसेंडिंग में ये आरोही है, क्या है ये कौन सा है? अवरोही। बोलो, सारे एलिमेंट, सारे एलिमेंट घटते हुए क्रम में होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। बोलो, खत्म। कभी नहीं पूछेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेकिन ये मैंने क्यों पढ़ाया है? ताकि आपको याद रहे कि अगर आपका क्वेश्चन एक्सेल से पूछा जाए या कहीं से पूछा जाए कि बाई डिफॉल्ट कौन सी शॉर्टिंग होती है? असेंडिंग। जैसे कि एक्सेल के अंदर शॉर्टिंग का ऑप्शन है और वहां पे क्वेश्चन बनता है, डिफॉल्ट शॉर्ट होगा असेंडिंग, और बाकी डिसेंडिंग के लिए आपको क्लिक करना पड़ता है, हाँ है ना? बोलो, दूसरा इंटरनल शॉर्टिंग, और इसका अपोजिट में क्या होगा? एक इंटरनल है तो दूसरा क्या होगा? एक्सटर्नल शॉर्टिंग। इंटरनल शॉर्टिंग और एक्सटर्नल शॉर्टिंग। बोलो, ऐसी शॉर्टिंग, ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा है। बोलो, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसी शॉर्टिंग जिसमें केवल, जिसमें केवल रैम काम आवे, रैम काम। बोलो, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसी शॉर्टिंग, ऐसी शॉर्टिंग जिसमें रैम के साथ, रैम के साथ हार्ड डिस्क, एक वो कहावत याद आ गई कि लो बुझने से पहले फड़फड़ाती है। अब वो बुझने वाले हैं 15 मिनट में, वो फड़फड़ा, एकदम जोश आ गया, क्यों? वो फड़फड़ा लो भाई। 15 मिनट। बोलो, ऐसी शॉर्टिंग जिसमें रैम के साथ हार्ड डिस्क काम आवे। देखो होता क्या है, कभी कभी जब हम लोग शॉर्टिंग करते हैं ना, तो जो भी चल रहा है वो सब कहाँ चलता है? रैम में। कहाँ चलता है? तो हमारे पास रैम बहुत बड़ी होती है, इनफ होता है, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। पर एक ऐसे शॉर्ट की कल्पना करो कि जहां रैम छोटी पड़ रही है। क्या पड़ रही है? तो आपको एक्स्ट्रा चीज कहां से मिलेगी? हार्ड डिस्क स्पेस। तो आपकी वो क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल शॉर्टिंग। अभी आपके सिलेबस में या मेरे नॉलेज में भी ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जो एक्सटर्नल एल्गोरिथम कहलाए, पर ये प्रॉपर्टी बनाई उन लोगों ने कि मान लो जिसमें केवल रैम रैम काम आ रही है वो इंटरनल, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम में ले रहे हो मेमोरी, तो वो कौन सी आ जाएगी? एक्सटर्नल। तो मेरे भी नॉलेज में ऐसा कोई एल्गोरिथम नहीं है जहां हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ गई हो, कि रैम से काम बन नहीं रहा है, रैम में चल नहीं रहा है। जैसे मान लो कि मुझे, अभी हम लोग बैठे हैं करीबन 150-200, तो अगर मुझे इतने स्टूडेंट को पढ़ाना है, इतना रूम ठीक है, रैम में काम चल रहा है, मान लो 200 और आ जाए, तो मुझे उनको हार्ड डिस्क पे बैठाना पड़ेगा और उनको भी बार बार आपको भेजा
1 घंटा पढ़ाया, उनको बुलाया, 1 घंटा पढ़ाया, फिर उनको वापस भेजा, आपको बुलाया। इस तरह से 4-5 घंटे में आप दोनों बैच को पढ़ाऊंगा, हाँ है ना, ताकि कोई थकेगा भी नहीं। तो अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो वो क्या आता है, एक्शनल। पर ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि हमारे पास जो कोई पूछ भी ले तो ध्यान से सुनना, मेरे साथ साथ बोलो, हम जितने भी एल को पढ़ेंगे सबके सब क्या होंगे, इंटरनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं बबल सॉर्ट कैसा होता है, इंटरनल सॉर्टिंग या एक्सटर्नल, इंटरनल, इसमें दिमाग मत लगाना कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग किसमें हो रही है, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरी नॉलेज में। और हो सकता है ऐसा कोई दुनिया में, ऐसा किसी ने कभी मतलब कहीं कुछ हुआ नहीं है, या तो हुआ तो भी मेरे नॉलेज में नहीं दोस्त। तो क्या आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई, लिख डालिए। ये तो कचरा प्रॉपर्टी है। अब जो बाकी प्रॉपर्टी बची है वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव और स्टेबिलिटी। उतारना नहीं बोलते वो, लिखना। अगर किसी को ये अंग्रेजी के नाम याद ना रहे तो पहले वाले असेंडिंग को आरोही और डिसेंडिंग को अवरोही लिख लेना, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अरे मर्ज शॉर्ट में जरूरत नहीं पड़ती लल्ला, एक्शनल की। अमित, तो कोई भी ऐसी शॉर्टिंग जहां आपको लगे हिसाब रैम से काम नहीं बन रहा है, क्योंकि आजकल रैम इतनी बड़ी होती है कि ये प्रॉपर्टी खत्म ही हो गई आजकल, हमें कोई मतलब ही नहीं रहा इससे। पर कोई जमाना था जब ये प्रॉपर्टी बहुत मायने रखती थी कि साहब इसके लिए हमें रैम इनफ नहीं रहेगी। अभी तो 12, 16, 32 GB आपके फोन में आ गया है। वो शॉर्टिंग के लिए नहीं करते हैं, वो तो हमें अतिरिक्त चीज करते हैं। वर्चुअल रैम बोले तो हार्ड डिस्क ही तो है वो तो एक कल्पना मान के चलते हैं, टॉपिक है कि साहब हमारा डाटा बड़ा है और रैम छोटी है तो क्या होगा। जैसे कि 8 GB का गेम 4 GB के रैम पर कैसे चलेगा, वो वाली बात। रुक जाओ, कई दोस्तों के भी हाथ चल रहे हैं, रुक जाओ। जीपीयू बेटर क्या, जीपीयू सीपीयू से तेज होता है, सीपीयू स्लो होता है। क्या हटा लूं मैं, कोई प्राणी जो भी लिख रहे हैं। लिख लिया दोस्त, ये लिखे। इन प्लेस हो गया, कंपेरेटिव हो गया, एडेप्टेबिलिटी हो गया और स्टेबिलिटी, 4 बचे हैं। और इंटरनल शॉर्टिंग, एक्सटर्नल शॉर्टिंग, अच्छा इंटरनिंग कर लिया, इंटरनल कर। इसे कहते हैं लिखना। ठीक है, उतारने का मतलब है एग्जैक्टली सेम उतार लो, और लिखने का मतलब है स्पेलिंग पर ध्यान भी लगाओ, क्या लिखा हुआ है, गलत है तो लिख दो। इंटरनल, एक्सटर्नल, कंपेरिजन में देख लो। मुंह उतर जाता है। तो क्या ब्रेक का समय हो जाए,
हम लोग 2:30 बजे वापस मिलेंगे। मुंह उतारने की जरूरत नहीं है। थकान हो रही है तो चाय पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, ऐसी कोई भी मीठी चीज खाइए ताकि शरीर में ग्लूकोज बने, तुरंत एनर्जी मिले। चाय से बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं दोस्त। चलिए, इसी महान हेल्थ एडवाइस के बाद में मैं आपसे विदा लेता हूं। 2:30 बजे मिलेंगे वापस। 2:30 बजे आ जाना भैया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।